ओके, तो टाइम हो चुका है। विदाउट वेटिंग हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। 8:30 टाइम है। कल हमने इतना कुछ पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो फीचर्स होते हैं मानव जनन के बारे में, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं मेल और फीमेल में, उसके बारे में पढ़ा था। लास्ट में लगभग टॉपिक खत्म ही हो गया था, सारा एक्सप्लेनेशन खत्म हो चुका था, तो लास्ट में थोड़ा सा वीडियो रुक गया। उसके बाद दोबारा सर्वर मतलब टीचमेंट साइट को खोलने की कोशिश की, चला नहीं। ठीक है, तो कल जितना पढ़े अब आज उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कल हमने जो एक्सप्लेन किया था उसमें हमने क्योंकि स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं, तो कल हमने जितना पढ़ा था उससे आज थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में मतलब उसको रिवाइज कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी कोशिका को बनना होता है तो जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन में नई संतति का उत्पत्ति होना। ठीक है, रिप्रोडक्शन में नई संतति का उत्पन्न होना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो नई संतति मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण होना, और नए कोशिकाओं के निर्माण में जैव अणु सम्मिलित होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो जैव अणु में एक कोशिका को बनने के लिए किन किन प्रोटीन्स और फैट्स की आवश्यकता होती है उन्हीं को हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और अन्य जो भी शारीरिक क्रिया में जो भी हमारे सेलुलर कह सकते हैं सेलुलर बायोमोलिक्यूल्स शामिल होते हैं, उनको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इतना तो हो गया हमारा कंप्लीटली। अब अगर आगे देखा जाए तो एक आता है हमारा डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए डुप्लीकेशन मतलब डीएनए को कॉपी करना, कॉपी मतलब दोहरा करना। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक क्या है, डीएनए डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब डीएनए डुप्लीकेट होता है। तीसरा सेल इंक्रीज इन सेल्स, कोशिकाएं आकार में बढ़ती हैं। चौथा दिया हुआ है मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन ऑकर इन सेल। कोशिकाओं में मियोसिस और माइटोसिस होता है। जनन कोशिकाओं में मियोसिस होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और जनन कोशिकाओं के बाद संतति के निर्माण में ऑफस्प्रिंग के फॉर्मेशन में माइटोसिस होता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ऑकर इन रिप्रोडक्शन। युग्मकों का निर्माण होता है, मतलब गैमेट्स का मतलब हो गया युग्मक, और फॉर्मेशन मतलब निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण होता है रिप्रोडक्शन मतलब जनन में। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑकर इन रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की क्रिया जनन में होती है। और इनवर्टिब्रेट जितने भी कशेरुकी हैं, द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू ऑफस्प्रिंग स्टार्ट विद गैमेटोजेनेसिस। लगभग सभी संततियों की जो भी मतलब नई संततियों के जो जन्म की शुरुआत होती है वो किससे शुरू होती है, युग्मक जनन से होती है। फॉर्म से यूनिसेलुलर जाइगोट। जब युग्मकों का संलयन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। नर तथा मादा युग्मक जब मिलते हैं, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। देन मल्टीप्लाइज, और तब वे बहुगुणन करते हैं, चेंजेस इनटू एम्ब्रियो, किसमें बदल जाते हैं, भ्रूण में बदल जाते हैं। इतना पढ़ा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने जो भी पढ़ा था कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग होते हैं। और यूनिसेक्सुअल का मतलब, और वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब सेक्सुअली और नॉन सेक्सुअली मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो पढ़ा था उसमें मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने मेल के एक हेडिंग को लेके चला था। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट डे का था, चैप्टर 3 का फर्स्ट डे का एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद हम जब स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो ये तो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। इसमें लास्ट में वीडियो रुक गया था, तो इसलिए क्या इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में क्या है कि जो मतलब स्किन होती है, अगर इस त्वचा की बात की जाए तो ये जो स्किन है ये कैसी होती है, ठीक है, थिन होती है, पतली होती है, लूज ढीली होती है, और हेयरी होती है, रोम युक्त त्वचा होती है, उस पर रोए जैसे बाल पाए जाते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू ढीले ढाले संयोजी ऊतक के बने होते हैं। उसके अंदर जो तीसरी परत आती है वो परत मिलती है डार्टस मसल्स की। डार्टस मसल्स के बारे में हमने बताया था कि इसका काम क्या होता है, टू बैलेंस द टेम्परेचर। टू बैलेंस द टेम्परेचर मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये बैलेंस करते हैं क्या, और मतलब जो हमारे टेस्टिस है या फिर जो भी मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं उनको कितने टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी में टेम्परेचर हाई होता है तो ऐसे में बॉडी से एकदम अलग हो जाते हैं, और ठंडी में जब टेम्परेचर लो होता है तो ये बॉडी के थोड़ा सा समीप आ जाते हैं। देन दैट्स द फीचर। ठीक है,
और अगर स्क्रॉटल सेप्टम की बात करें तो स्क्रॉटल सेप्टम एक सेप्टम है, सेप्टम मतलब ये दोनों टेस्टिस को बंटवारे का काम करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रॉटल सेप्टम, और स्क्रॉटल सेप्टम का तीर दिखाया हुआ है कि ये सीधा कहाँ आ रहा है, मिड लेयर में आ रहा है, ये इनको बांटने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, अब इसको उतना एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। 5 मिनट से मतलब जो कल पढ़ा है तो उसी को 5 मिनट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बस। और इसके बाद स्क्रॉटल सेप्टम दोनों चैम्बर्स में बांटता है, सेपरेट बोथ टेस्टिस इन 2 चैम्बर्स, इतना हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारा थोड़ा सा टॉपिक और आ रहा था, वो क्या आ रहा था कि जो भी हमारा मतलब अगर देखा जाए टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन में हमारा एक टॉपिक आ रहा था कि भ्रूणावस्था में ये कहाँ पाए जाते हैं, ये गर्भ में पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी मतलब उदर गुहा पाई जाती है। उदर गुहा में दोनों जो भी हमारे मतलब जो भी मेल टेस्टिस होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था उदर गुहा में। फिर धीरे धीरे जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है, अर्थात 7 महीने के भ्रूणावस्था वृद्धि जो होती है वो कंप्लीटली हो जाती है, तो इसके पश्चात जाके वो दोनों एक थैली में आते हैं। और बहुत लोग में अगर किसी में ये थैली में नहीं आ पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक ही उपाय रहता है, वो क्या होता है कि सर्जरी द्वारा उनको बाहर बचपन में ही निकाला जाए, नहीं तो उनपे हार्मोन्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हार्मोन्स के प्रभाव से उनको बाहर आना होता है, ग्रो करना होता है। अगर वो बचपन में नहीं ग्रो कर पाते हैं तो या फिर बाहर उदर गुहा यानी जो पेट की गुहा या जो पेट के जो उभरे हुए पार्ट हैं उनसे अगर वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाते हैं तो ऐसे में उनको सर्जरी से जल्द बाहर निकाला जाए, अन्यथा अगर वो हार्मोन्स के प्रभाव में नहीं आएंगे तो ऐसी कंडीशन में उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। हमने कल इतना ही पढ़ा था, तो इतना हमने रिवाइज करवा दिया। अब आगे अगर देखा जाए तो हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, यानी वृषणों की आकृति के बारे में पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, वृषणों की आकृति। ठीक है, और अगर इसमें स्ट्रक्चर में देखा जाए तो इनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, तो अगर इसमें हम देखें तो इनका जो ये कैसे होता है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर थिक होते हैं। सॉरी, सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर थिक होते हैं। ये तो खैर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर इनके शेप की बात करें तो इनका शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है। ओवल शेप मतलब अंडाकार शेप में होते हैं। ठीक है, और अगर इसमें और कुछ देखा जाए तो इनका कलर की बात कर ले तो ये लाइट पिंक कलर में होते हैं। ठीक है, और इनके वेट की बात करें तो इनका वेट कितना होता है, 10 से 15 ग्राम के अंदर पाया जाता है। काम सीधी सी बात है, शुक्राणु का मतलब शुक्र जनन करना है, शुक्राणु का उत्पादन करना। ये इनके मतलब एक आकृति। अगर इनको वृषण कोशों में देखा जाए तो यहाँ पर ये वृषण कोशों में पाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी इनको देखा जाए तो इधर ये वृषण कोशों में है, और ये इनको अलग करके आकृति दिखाया जा रहा है। अब इसी आकृति को आज हमें कंप्लीटली पढ़ना है, इनके एक एक नाम को हमें कंप्लीटली पढ़ना है और इसी के बारे में हमें डिटेल देखना है। आज हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला वाला जो इसका मतलब हमने कहा था पर डे 2 टॉपिक, आज इन दोनों टॉपिक को लेकर चलेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेंगे। कल इन दोनों को लेकर चलेंगे, 2 दिन में ये खत्म होगा। फिर इसमें 6 है तो ये भी 2-2 दिन लेगा। उसके बाद फिर गैमेटोजेनेसिस पढ़ना होगा, oogenesis पढ़ना होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हमको आगे आने वाले मिलने हैं। तो अगर इसमें मान ले रहे हैं 2 दिन तो इसमें मान ले रहे हैं 2 दिन, और जो आगे रिप्रोडक्शन फेज और आफ्टर द रिप्रोडक्शन जो भी शिशु के जो भी मतलब आफ्टर द बर्थ जो भी फेजेस पढ़ने होंगे उन सबको ले लिया जाए। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा जाएगा 5 से 6 दिन में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। तो इतना हमने पढ़ा स्ट्रक्चर में। 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं, अंडाकार शेप में होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। वेट कितना होता है, 10 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, और अगर इसके बारे में और कुछ देखा जाए तो ये मतलब ये 2 लेयर मतलब 2 स्तरों से मतलब कवर्ड रहते हैं, ढके रहते हैं, कवर्ड विथ 2 लेयर्स। अब इनको हम फिगर के अकॉर्डिंग दिखाते चलेंगे क्योंकि ये सब टॉपिक को समझा पाना ऐसे ओरली थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, और बोर्ड में अगर फिगर रहेगा तो फिगर में दिखाते हुए थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, कवर्ड विद 2 लेयर्स, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं ये बाई लेयर्ड होते हैं। बाई लेयर्ड में इनका मतलब क्या आता है, जो मतलब इनके जो 2 लेयर आते हैं उनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, उनको संयुक्त रूप से कहा जाता है टेस्टिकुलर कैप्सूल। ठीक है, इनके जो दोनों लेयर आते हैं इनके दोनों लेयरों को क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर कैप्सूल। ठीक है, अब अगर उन दोनों लेयर को अलग किया जाए तो उसमें एक आता है ट्यूनिका वैजिनलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम फिगर पे आ जाते हैं।
ठीक है, फिगर दिख रहा है इनके मतलब इनका जो ये दोनों एक जगह दिख रहा है हमें क्या, ट्यूनिका वैजिनिला। ठीक है, अगर इधर हम दिखाएं आपको तो यहाँ पर एक नाम हमको मिल रहा है क्या, ट्यूनिका वैजिनिलिस। ठीक है, और दूसरा नाम हम देखें तो इनका इधर एक नाम दिखा है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और अभी हमने बोला कि ये कैसे होते हैं, बाइलेड होते हैं। बाइलेड मतलब इनके ऊपर कितने स्तर पाए जाते हैं, ये तो मेन मुख्य संरचना हो गई। ठीक है, इसके ऊपर पहला जो लेयर है वो क्या है, ट्यूनिका वैजिनिलिस के। दूसरी जो लेयर है वो क्या है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया की। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो मतलब बाहरी परत है, बाहरी परत कौन सी है इसमें, बाहरी परत हमारी ट्यूनिका वैजिनिलिस। और उसके अंदर कौन सी परत पाई जा रही है, अंदर वाली परत को यहाँ पर अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है ट्यूनिका वैजिनिलिया। ठीक है, तो ये दोनों इसकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से आप लोग को थोड़ा और जूम करके दिखा दें तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, एक क्या दिख रहा है, ट्यूनिका वैजिनिला, जो कि ऊपर की लेयर को दिखा रहा है, और ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नाम को देखेंगे तो वो आपको नीचे की लेयर में दिखा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो ओवरीज है इनके ऊपर दो लेयर पाई जाती है, एक ट्यूनिका अल्बुजिनिया होती है, एक ट्यूनिका वैजिनिलिस होता है। ठीक है, तो अब हम इसको मतलब वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और पॉइंट्स को लिखते हुए चलते हैं। पहला जो लेयर है वो क्या था, ट्यूनिका वैजिनालिस। ठीक है, ये लेयर था, इसको हिंदी में बोला जाता है यौनिक अस्तर बोला जाता है। ये पतली होती है। ठीक है, पतली होती है, पतली के साथ हाफ कवर्ड, हाफ कवर्ड मतलब आधी ढकी हुई होती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया। और इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जिसको जो मतलब ये बाहर की लेयर, पहले तो ये हम इसको लिख लेते हैं कि आउटर साइड की लेयर है, हमने ये फिगर में देखा। ठीक है, और जो दूसरी लेयर होती है वो क्या होती है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इसे हिंदी में अल्बुजिनिया अस्तर भी कहा जाता है। वैजिना की हिंदी होती है यह मतलब योनी होती है, तो उससे वैजिनिलिस जो नाम है वो यौनिक अस्तर नाम मिला है कि ट्यूनिका वैजिनिलिस को हिंदी में क्या बोला जाता है, यौनिक अस्तर बोला जाता है। ठीक है, और ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नाम की बात करते हैं तो ये अल्बुजिनिया को नाम पे ही इस अस्तर का नाम रख दिया गया कि इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, अल्बुजिनिया अस्तर बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तो नाम हो गए। और इसकी बात करें तो ये थिक होता है, थिक मतलब मोटा होता है, अंदर का लेयर है। ठीक है, और बना जिसका होता है स्मूथ फिलामेंटस कनेक्टिव टिश्यू। स्मूथ मतलब चिकने, फिलामेंटस मतलब तंतु रूपी, और उसके बाद क्या है, कनेक्टिव, कनेक्टिव मतलब संयोजी, और टिश्यू मतलब उत्तक। ठीक है, नाम से सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक बने किसके होते हैं, ठीक मतलब मोटे, स्मूथ मतलब मोटे कोमल, फिलामेंटस मतलब तंतु रूपी, कनेक्टिव मतलब संयोजी, टिश्यू मतलब उत्तक। अर्थात ये जो ट्यूनिका अल्बुजिनिया होते हैं ये किसके बने होते हैं, मोटे अस्तर होते हैं, कोमल फिलामेंटस मतलब चिकनी तंतु रूपी संयोजी उत्तक के बने होते हैं। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा 11 का, तो उसमें ये जो स्मूथ फिलामेंटस और कनेक्टिव टिश्यू ये दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो दोनों लेयर थी, ट्यूनिका वैजिनालिस और ट्यूनिका अल्बुजिनिया, इसको फिगर के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगी। अब हम इसमें और जो आगे का पॉइंट है उसको लेके चलते हैं। कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब अगर आगे एक पॉइंट लिया जाए तो इसमें आता है एक सेप्टुला टेस्टिस। ठीक है, यहाँ से इसका मेन टॉपिक ही शुरू हो जाता है। अब इसमें हम कह सकते हैं इसकी अगर नई स्लाइड ले लें तो भी अच्छा, नहीं तो इतने ही पे एक्सप्लेन करते रहते हैं। ठीक है, ये जो मतलब इसमें हमने ये बताया आउटर, तो जाहिर सी बात है अगर इसको हमने आउटर बताया तो ये क्या होगा, इनर लेयर होगा। और इनर लेयर किसका बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो हम इसको बोलते हैं हिंदी में ढीले संयोजी उत्तक का बना रहता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको कोई पॉइंट छूटे ना, लेकिन अब माइंड में कितना पॉइंट लेके चलेंगे, इसलिए हमको थोड़ा सा नोट्स लेके चलना पड़ता है कि नहीं उसमें ये पॉइंट है, ये आपको कोई छूटे ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सेप्टुला टेस्टिस की। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये काफी इजी। सेप्टुला टेस्टिस की बात करें तो सेप्टुला का मतलब क्या होता है, बाटना, और टेस्टिस का मतलब क्या है, वृषण।
ठीक है, अभी हमने कल ही पढ़ाया था इसमें स्क्रॉटल सैक या मतलब स्क्रॉटल सैक में एक पॉइंट पढ़ाया था हमने, क्या बताया, स्क्रॉटल सेप्टम। स्क्रॉटल सेप्टम मतलब जो वृषण कोषों को बांटे, ठीक है, सेप्टम का वर्ड मैंने यहाँ क्या बताया था आपको, बांटना, जो वृषण कोषों को बांटे वो स्क्रॉटल सेप्टम हो गया। और यहाँ हमने क्या नाम दिया है, सेप्टुला टेस्टिस। सेप्टुला मतलब बांटना और टेस्टिस मतलब क्या, वृषणों को। तो अब इसमें क्या बट रहे हैं, वृषण बट रहे हैं। अगर आकृति को देखा जाए तो ये लॉब्यूल्स होते हैं, और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है सेप्टुला टेस्टिस। ठीक है, अब इसका हम स्लाइड्स ऑफ फिगर खोल लेते हैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है अच्छे से। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें पहला वाला जो लेयर दिख रहा है ऊपर का, आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको हर एक चीज क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये जो पहला वाला लेयर दिख रहा है ये किसका है, ट्यूनिका वैजिनैलिस का, ठीक है। बीच में आपको क्या दिख रहा है, सेप्टुला। सेप्टुला में क्या दिख रहा है कि टेस्टिस को कैसे बांट रहा है, ये ऐसे एक इधर बांटा हुआ है, एक ये सेप्टुला 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 बांटा हुआ है, ठीक है। तो जो सेप्टुला टेस्टिस से मतलब क्या है कि टेस्टिस को बांट रहा है, वृषणों को बांट रहा है, ठीक है। उसके बाद एक उसके अंदर की जो लेयर है, जो सेप्टुला वाली लेयर है, सेप्टुला के ऊपर जो एक कवरिंग पाया जा रहा है, इसको क्या नाम दिया हुआ है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद ये जो छोटे छोटे लोब्स है, लोब्स मतलब क्या है, पिंडक है, ठीक है। तो ये जो सेप्टुला टेस्टिस है, सेप्टुला टेस्टिस जो टेस्टिस को बांट रहा है वो किसमें बांट रहा है, वो पिंडकों में बांट रहा है। और कितने पिंडकों में बांट रहा है, 200 से 400 पिंडकों में बांट रहा है, ठीक है। अर्थात ये जो बीच बीच में पार्टीशन बने हुए हैं, ये पार्टीशन किसके लिए बने हुए हैं, ये बने हुए हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए। इसका पूरा नाम फिगर में नहीं आ रहा है, ये बने हुए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या है, ये वही नलिकाएं हैं जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पाई जाती है। इसको एक बार और बता दे रहे हैं, ठीक है। ट्यूनिका वैजिनैलिस जो है वो आउटर लेयर है, ठीक है, बाहर के लेयर है, और जो इनर लेयर होता है उसका नाम क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। लेयर की बात हो गई। अब टेस्टिस को बांटता कौन है, सेप्टुला। सेप्टुला मतलब बांटना, टेस्टिस को बांट रहा है, और किसमें बांट रहा है, 200 से 400 लॉब्यूल्स में। और ये लॉब्यूल्स क्या है, लॉब्यूल्स को बोला जाता है पिंडक। और पिंडक क्या, ये जो कुंडलित नलिकाएं पाई जा रही हैं, इसी को क्या बोला जाता है, पिंडक बाटा बोला जाता है। लॉब्यूल्स लिखा हुआ है यहाँ पर विद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लॉब्यूल्स मतलब ये पिंडक हो गए, और ये जो कंप्लीट संरचना हो गई पिंडक हो गए, और ये 200 से 400 पिंडकों में बांटे होंगे। और पिंडकों में क्या पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। और सेमिनिफेरस नलिकाएं क्या कैसी पाई जाती हैं, डेंस कॉइल। डेंस कॉइल का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली वो क्या रहती है, मतलब कॉइल का मतलब अभी हमने क्या बताया था कि वो कंप्लीटली कैसे बोलेंगे, कुंडलित रहती हैं। कॉइल का मतलब कुंडलित होती हैं, ठीक है। हिंदी हमारे माइंड से भी निकल गया था, ठीक है। तो वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाएं। हम जहाँ लिख रहे थे, ठीक है, सेप्टुला टेस्टिस तक लिखा था। सेप्टुला टेस्टिस के बारे में आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लिया है। सेप्टुला टेस्टिस का काम क्या होता है, टेस्टिस को सेपरेट करना। कैसे में सेपरेट करती है, लॉब्यूल्स में करती है, ठीक है। कितने लॉब्यूल्स में करती है, 200 to 400। और लॉब्यूल्स का हिंदी होता है पिंडक, ठीक है। 200 से 400 पिंडकों में करती है। ये लॉब्यूल्स आपको यही नहीं मिलेगा, जब फीमेल ब्रिस्ट पढ़ेंगे तो यहाँ वहां पर भी आपको लूप्स और लॉब्यूल्स, पिंड और पिंडक दोनों पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये पिंड और पिंडक बहुत ही प्राचीन शब्द हैं, जिनका अर्थ होता है कि एक गोला, ठीक है। पिंड और पिंडक जो है ये काफी प्राचीन शब्द है, काफी पुरातन शब्द है, जिनका अर्थ होता है गोला, या फिर इनको कह सकते हैं ये कि कैसे होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को कुछ भी ऐसा कोई कमेंट, कोई कंफ्यूजन, वॉइस रुक रुक के आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो, आई होप वॉइस तो क्लियर है, वॉइस तो फ्रेश आ रही है। मे भी थोड़ा बहुत आपका नेट एरर हो सकता है, लेकिन हमें वॉइस क्लियर आ रही है। हमारा भी नेटवर्क सही चलता है, एक से हम सर्फिंग करते हैं और उसी स्ट्रीम को दूसरे वाले से देखते हैं, तो ऐसे में हमें वॉइस क्लियर आ रही है, सॉरी, ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब अगर लॉब्यूल्स की बात करें तो लॉब्यूल्स, ईच लॉब्यूल्स, प्रत्येक लॉब्यूल्स, ठीक है,
ईच लॉब्यूल्स मतलब क्या, लॉब्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अभी हमने फिगर में देखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस टॉपिक को पहली बार हम देखा जाए तो इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो कभी भी किसी स्कूल में या फिर कहीं भी हमने जहां भी पढ़ाया था इतना डिटेल में नहीं लेके गए थे, बस नॉर्मली समझाते थे कि उसके अंदर छोटे छोटे पिंडक पाए जाते हैं जिनका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करना, उसमें स्पर्मेटोजेनिया पाए जाते हैं जिससे स्पर्मेटिड्स बनते हैं, बस नॉर्मली इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते थे, ठीक है। ईच लॉब्यूल्स, लॉब्यूल्स में क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो उसमें प्रत्येक लॉब्यूल्स में छोटी छोटी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं और उन नलिकाओं को क्या बोला जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर बोला जाता है, ठीक है। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है यानी जो लॉब्यूल्स हैं इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब युग्मकजन, सॉरी शुक्रजन, शुक्रजनन माने शुक्राणुओं का उत्पादन का काम होता है, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया से क्या होता है, स्पर्म पैदा होता है। अगर इसको फिगर के अकॉर्डिंग समझा जाए तो ये हमारा फिगर है, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है, हम बस इतने फिगर को दिखाएंगे, सारा नाम हमको नहीं दिखाना है, बस जितना पढ़ सके उतना है, ठीक है। अब अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है कि इसमें यहाँ से खींचा हुआ है, किसमें से खींचा हुआ है, लॉब्यूल्स विद कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लॉब्यूल्स मतलब क्या हमने बताया था, पिंडक बताया था, ठीक है। पिंडक विथ मतलब है किसके साथ है, कॉइल्ड, कॉइल्ड मतलब कुंडलित के साथ, कुंडलित क्या कुंडलित है, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स माने नलिकाएं, कुंडलित नलिकाओं के साथ ही जो पिंडक है, पिंडक के अंदर क्या भरे रहते हैं, कुंडलित सेमिनिफेरस नलिकाएं भरी रहती हैं, ठीक है। अब इस नलिकाओं का अगर मान ले रहे हैं कि एक ऐसी नलिकाएं हैं, ठीक है, ये एक ऐसी नलिकाएं हैं और ये अति कुंडलित में है, तो अब इस नलिका का अगर हम एक पार्ट उठाते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे जूम करके दिखाते हैं जैसा कि इस फिगर में दिखा रहा है, ठीक है, तो उस अति कुंडलित नलिका में क्या दिखा रहा हुआ है कि बाह्य स्तर किसका होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। अभी हम इन सब चीजों को लिखेंगे क्योंकि ये सारी चीजें लिखनी है, लेकिन लिखने से पहले हम लेक्चर दे रहे हैं ऑन फिगर, ठीक है, उसके बाद इन्हीं चीजों को लिखेंगे। बाहरी लेयर, सबसे बाहरी जो बेसमेंट की लेयर है वो किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की है, ठीक है, जो कि इनको कनेक्ट करके रखे हुए हैं या फिर 2 से 3 एक जो मतलब चैम्बर्स बने हुए हैं उनको कनेक्ट करके रखे, कनेक्टिव टिश्यू संयोजन तक संयोजन का काम, ठीक है। उसके बाद दिखा रहा है इंटरस्टिशियल या फिर लीडिंग सेल्स, ठीक है। अब बात किया जाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा क्या पाया जाता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा इसमें लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है, जो कि एंडोक्राइन सेल्स की स्मॉल यूनिट्स होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के स्मॉल यूनिट्स का मतलब क्या है कि इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोलेंगे, इंडोक्राइन सेल्स बोलेंगे, ठीक है। इंडोक्राइन सेल्स की स्मॉल यूनिट्स का मतलब क्या है कि छोटी छोटी, यहाँ पर क्या है मतलब इंटरेस्टियल सेल्स की एक यूनिट यहाँ पर देखने को मिल रही है, कि यहाँ पर देखने को मिल रही है एक छोटी सी यूनिट, यहाँ एक छोटी सी यूनिट है, तो ये जगह जगह छोटी छोटी यूनिट से पाए जाते हैं, ठीक है। यूनिट छोटी होती है लेकिन इनके आकार जो होते हैं वो बड़े रहते हैं, ठीक है। अभी हम इसको अच्छे कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग सेल्स यानी सेल्स ऑफ लीडिंग, इसको लीडिंग की कोशिकाएं बोला जाता है, और लीडिंग की कोशिकाएं अक्सर मतलब ये जो जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें पूछता है, लीडिंग कोशिकाओं का क्या काम होता है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो लीडिंग की कोशिकाएं हमें आउटर रीजन में मिल रही है, ठीक है, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया कि बीच वाली जो लेयर है इनको जो सेपरेट करने का काम करिए कंप्लीटली किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की है, ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब अगर आगे हम देखते हैं तो आगे हमें मतलब लीडिंग इंटरेस्टियल सेल्स या लीडिंग सेल्स की बात करें तो इंडोक्राइन सेल्स होती है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इनका मुख्य काम बताया जाए तो जाहिर सी बात है क्या करती हैं, कंप्लीटली कंट्रोल करने का काम करती है। किसको कंट्रोल करने का काम करती है, मेल हार्मोन्स को। मेल हार्मोन्स का मतलब क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, चाहे मतलब जितने भी मेल हार्मोन है, मतलब मेल हार्मोन में अब स्पर्म को प्रोड्यूस करना है, नहीं प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाना है, तो ये क्या करती है, हार्मोन लेवल की कंट्रोलेशन का काम करती है। इंटरेस्टियल सेल्स जिन्हें यूनिट सेल्स भी कहा जाता है, जिन्हें इंडोक्राइन सेल्स भी कहा जाता है, मींस क्या, अंतःस्रावी कोशिकाएं, ठीक है।
अब अगर इनका देखा जाए तो ये इनका जो काम होता है, इनका सिर्फ अगर लेखक मतलब लिखित रूप से दो काम देखा जाए तो इनका लिखित रूप से सिर्फ दो ही काम होता है। पहला काम होता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को कंट्रोल करना। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हमने क्या पढ़ा था, काउपर्स ग्रंथि के बारे में पढ़ा था, काउपर्स ग्लैंड थी, ठीक है। और काउपर्स ग्लैंड्स के बाद जितने भी एक्सेसरी मतलब सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं, जो भी मतलब सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं जो कि सहायता करती हैं या फिर जो भी प्रोड्यूसिंग के काम करती हैं या फिर ऑनवेग सेक्रीशन का काम करती हैं, तो इनका काम होता है, ये किसके अंडर कंट्रोल आती है, ये लीडिंग सेल्स के अंडर कंट्रोल आती हैं, ठीक है। और अगर इसके साथ देखा जाए तो इसके साथ ये दूसरे किस कैरेक्टर को कैरी करती है, इस दूसरे कैरेक्टर को कैरी करती है वो होता है हमारा मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि ऐसे कैरेक्टर, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या है कि ऐसे कैरेक्टर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण के रूप में दिखते हैं। फॉर एग्जांपल दाढ़ी मुझकाना, आवाज का पतला होना, आर्मपिट से बाल का आना, प्यूबिक रीजन यानी जननांगों पे बाल का आना, ये सारे रीजन। सॉरी अंजलि, आपके में वॉइस नहीं आ रही, बट अकॉर्डिंग टू मी हमारी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, ठीक है। आपका नेट एरर है, आप उसको प्रॉपर करने की कोशिश करिए। हमारे में वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो अब हमारे इंटरेस्टियल सेल्स का काम खत्म हुआ, इतना तो हमने बता दिया। अब आ रहा है हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया वर्ड से आता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसी से कई अलग और भी नाम होते हैं, ठीक है। अब हम अगला शब्द क्या ले रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया ले रहे हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स, ये तीनों शब्द लगभग मिलते जुलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया ही वही कोशिकाएं होती हैं जिनमें क्या कौन सी प्रोसेस होती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया आर दो सेल्स इन विच मियोसिस प्रोसेस अंडरगोज एंड प्रोड्यूस टू स्पर्म्स। और अगर देखा जाए तो उसमें 2 के बाद वो 4 की स्टेज में पहुंचते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मेन सेल होती है, वो उनमें गुणसूत्र की संख्या 46 पाई जाती है। उनमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद फिर उनमें शायद माइटोसिस की प्रोसेस पाई जाती है। ये जो प्रोसेस है वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में हम पढ़ेंगे कंप्लीटली क्लियर, ठीक है। इसको हम श्योर नहीं होकर बोल रहे हैं कि मियोसिस के बाद माइटोसिस होती है कि नहीं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कंप्लीटली माइटोसिस होती है। और हाँ क्लियर है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हम आप लोग को कल प्रोड्यूस करेंगे जिसमें आपको वही मिलेगा कि माइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीटली होती है, ठीक है। हम एक्सप्लेन करते रहे, लिखने का काम अभी हम थोड़ी मतलब फास्टली कर देंगे क्योंकि टाइम धीरे धीरे 9 हो रहा है। कल से टाइम चेंज रहेगा, 8 to 9 रहेगा। हम आप लोग को नोटिस भेजे और बता भी दे रहे हैं कि कल से 8 से 9 क्लासेस चलाए जाएंगे, या फिर अब देखा जाएगा धीरे धीरे जैसे मतलब टाइम कम हो गया, फिर अब स्कूलों की छुट्टी 2-3 स्कूलों की हो चुकी है, तो और इस टाइम को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में वही सेल्स हैं जब मतलब इपिथेलियम सेल्स, इपिथेलियम की जो लेयर है, ठीक है, ये जो इस इपिथेलियम की लेयर पाई जाती है, इससे लगी हुई जो कोशिकाएं हैं वो स्पर्मेटोगोनिया होती है। स्पर्मेटोगोनिया ही डिवाइड होकर किसमें बनती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया करती है, शुक्र जनन की प्रक्रिया करती है, और यहाँ पर क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है। ये सारी सेल्स आगे चल के टूट टूट के छोटी होती जा रही है, और छोटी होकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये किसमें बदल रही है, स्पर्म्स यानी शुक्राणु में बदल रही है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, जो कि क्या बनाती है, स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। अभी स्पर्मेटिड्स भी स्पर्म नहीं बने कंप्लीटली, स्पर्मेटिड्स के अंदर जब डिवीजन होता है तब जाके वो स्पर्मेटोजोआंस बनाता है, और स्पर्मेटोजोआंस जाके स्पर्म्स के रूप लेते हैं। और इनका कंप्लीट डेवलपमेंट, अब इसके बाद भी एनसीईआरटी जो होती है वो ये कहती है कि इनका कंप्लीट डेवलपमेंट इसमें नहीं होता है, ये अभी परिपक्व नहीं होते, ये मैच्योर नहीं होते। इनका कंप्लीट मैच्योरेशन किसमें होता है, इपिडिडाइमस में होता है, ठीक है। तो ये सारी टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। और इनका जो बेसमेंट लेयर होता है, बेसमेंट लेयर मतलब इनका जो बेसमेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो यानी जो नीचे की झिल्ली पाई जाती है, उसको नाम दिया हुआ है ट्यूनिका प्रोप्रिया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल है। इसके साथ एक और टॉपिक समझा तो इसमें आता है हमारा सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, जो कि नंबर मतलब संख्या में तो कम होती हैं लेकिन काफी बड़ी बड़ी होती हैं, और स्तंभीकार कोशिकाएं होती हैं, जो कि मतलब अगर स्तंभीकार कौन सा प्रकार है तो ये क्लास 11 का चैप्टर 7 है, ठीक है। इनको नर्व सेल या सर्टोली सेल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं सेल्स ऑफ सर्टोली, जिनका फिगर एक ये वाला दिखाया हुआ है, इतना मतलब इतना बड़ा और स्तंभाकार में, और एक इधर दिखाया हुआ है इतना बड़ा स्तंभाकार में, जिनकी संख्या तो कम है। अभी हमने क्या पढ़ा, एक सर्टोली सेल्स यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रही है, एक सर्टोली सेल्स यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रही है, एक सर्टोली सेल्स यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है।
ये सारी सर्टोली सेल्स है, इनकी संख्या कम होती है लेकिन ये बड़े बड़े स्तंभाकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फिगर में सारा एग्जाम्पल दिख ही रहा है कि ये बड़े बड़े कैसे हैं, स्तंभाकार। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक कॉम्प्लेक्स था और इसमें हम ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं है। देखते हैं, टाइम बचेगा, जरूरी नहीं कि एक दिन में हम पूरा टॉपिक कंप्लीट ही करें जितना प्लान बनाए हैं। टॉपिक अगर 10 दिन जाता है, चैप्टर अगर 10 दिन का है तो हम 10 दिन लेंगे। अगर चैप्टर 2 दिन में खत्म होने वाला रहेगा तो हम जल्दी जल्दी 2 दिन में एक्सप्लेन करेंगे और हम एक्सप्लेनेशन एकदम आराम से करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भागने की बात नहीं है हम लोग को। तो इतना कुछ हमने बताया, अगर इसमें आप लोग को कुछ भी नहीं ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा। ठीक है, 8:59 हो गया है, आप कमेंट करिए, हम अभी एक्सप्लेनेशन कर देंगे, उसके बाद फिर हम 9-7 वही कल वाला ब्रेक लेंगे जिसमें 9-7 का ब्रेक है। ठीक है, तो एनी कमेंट्स, आपको कोई टॉपिक ना समझ में आया हो? ओके, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अब। ठीक है, 9 हो गया, 7 मिनट का ब्रेक लेंगे अब यहाँ पर हम। 9-7 पे दोबारा क्लास स्टार्ट किया जाएगा, तब तक के लिए वीडियो और माइक बंद रहेगा और ये स्लाइड इसी तरह ओपन रहेगा।
ओके, तो वेलकम बैक। फिर से क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा था उसमें हमने मतलब उसको हम दोबारा एक्सप्लेन तो कर दिया। आई होप इसमें आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट को बस इसमें हमारा एक ही एम है कि हम कॉन्सेप्ट को जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर करते हैं इसे। ठीक है, इसमें अभी जो थोड़ा बहुत लेक्चर बचा हुआ है, यानी जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो थोड़ा बहुत लेक्चर बचा हुआ है इसको हम कंप्लीटली अब लिख देते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं करना, एक्सप्लेनेशन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक लॉग में 2 से 3 क्या होती है, एक या फिर दो या फिर 2 से 3 क्या होती है, पतली डेंसली मतलब काफी घनी रूप से कॉइल्ड मतलब कुंडलित सेमिनिफेरस ट्यूबस नलिकाएं पाई जाती है, जिनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्र जनन की प्रोसेस होती है, जिससे क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स मैच्योर होकर मतलब स्पर्मेटिड्स किसमें चेंज हो जाते हैं, स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे तो प्रोसेसेस हो गए। ठीक, अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि इनके जो आउटर एरिया पाया जाता है, यानी जिसमें हमने ब्लड वेसल्स और कई सारे नाम देखे थे फिगर में। ठीक है, अगर इस फिगर को वापस ओपन कर ले तो इसमें जो भी हमने नाम देखे हैं, ब्लड वेसल्स है, स्पर्मेटिड्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, स्पर्मेटो जो है प्राइमरी स्पर्मोसाइट्स मतलब प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, साइट्स मतलब कोशिकाएं। ठीक है, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आता है, स्पर्मेटिड्स आता है, अर्थात थर्ड नंबर पे क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स आता है। ठीक है, आपको एक नाम दिख रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद दिख रहा है ब्लड वेसल, उसके बाद दिख रहा है स्पर्मेटिड्स, और उसके बाद मिल रहा है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कंप्लीट स्पर्म का फॉर्मेशन है, कंप्लीट शुक्राणु का फॉर्मेशन है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो स्पर्मेटोगोनिया है। फर्स्ट लेयर किसकी, स्पर्मेटोगोनिया की। ठीक है, इस फिगर को अगर हम कंप्लीटली फिर से एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किए थे। ठीक है, तो इसमें पहला जो लेयर हम लेंगे वो किसका लेंगे, हम जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल मतलब जो जर्मिनेट करे, अर्थात जो अंकुरण करे। ठीक है, तो जो इपिथेलियल की कोशिका है उसमें से क्या निकलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया निकलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के बाद जो प्रथम लेयर होती है वो किसकी होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की होती है। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है वो किसकी होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की होती है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है स्पर्मेटिड, जो कि मेन कोशिका है, यहाँ पर दिखाया हुआ है इसको। ठीक है, और स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजुआ बनते हैं। तो देखा जाए तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, और स्पर्मेटोगेनिया जो है फर्स्ट प्रोसेस पे आता है, जो कि किससे स्रावित होता है, एपिथेलियल, जर्मिनल एपिथेलियल में से। और इस भाषा को कम मतलब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर किया जाए। ओके, वॉइस क्लियर। अगर इस कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली क्लियर किया जाए तो इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल की एक लेयर पाई जा रही है वो जर्मिनल है। जर्मिनल मतलब क्या है, जर्मिनेट करने वाली, यानी अंकुरण करने वाली। ठीक है, अब जर्मिनल एपिथेलियम से क्या निकल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या निकल रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसमें गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स किसमें गया, स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स किसमें गया, स्पर्मेटोजोआ में। और स्पर्मेटोजोआ इज द इमैच्योर स्पर्म्स, जो कि एपिडिडाइमस में जाके मैच्योर होते हैं। आई होप इस लेक्चर में आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम अपने राइटिंग पे आते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि एक ही दिन में खाली एक ही टॉपिक लिया जाए, इतना स्लो भी नहीं चल सकते। ठीक है, इतना हुआ, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटो स्पर्म्स हो गए। ठीक है, इतना हम शॉर्टली लिख लिए। उसके बाद हम क्या लिख दे रहे हैं, हेडिंग को हटा देते हैं, हेडिंग का कोई काम नहीं है। उसी एक्सप्लेनेशन को हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो इससे पहले चल रहा था। इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें हमें क्या मिलता है, ब्लड सेल्स। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा और इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स के बाद क्या पाया जाता है, इसमें नर्व फिलामेंट पाया जाता है, अर्थात तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या पाए जाते हैं, इसके साथ इसमें पाए जाते हैं छोटी यूनिट्स में, स्मॉल यूनिट्स में क्या पाए जाते हैं, इंडोक्राइन सेल्स पाए जाते हैं, स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंडोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी, ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथियां। अब वॉइस सही आ रही है, ओके, नेटवर्क इधर होगा।
हम तो अब कह ही चुके हैं कि प्रॉपरली नेट रहता है, बस जिस दिन इन वो टीचमेंट का सर्वर एरर होगा उस दिन नेट एरर होगा, बाकी हम प्रॉपरली हम कहते हैं कि अब नेट एरर होने की प्रॉब्लम को हम कंप्लीटली खत्म कर दिए हैं। वीडियो पे हम अपलोड कर सकते